वक्फ की मनमानी का चैप्टर क्लोज होने में बस कुछ ही पड़ाव बाकी हैं और इसके बाद ये बिल पूरी तरह से कानून की शक्ल ले लेगा, जिससे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। सरकार के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा और इसके अलावा कई और बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो अब वक्फ का डेटाबेस ऑनलाइन होगा। गैर मुसलमानों को भी बोर्ड में जगह मिलेगी। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगी। अधिकारियों के पास विवादों के निपटारे का अधिकार होगा। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा पहले ना के बराबर था। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति कब्जा करने वाले बोर्ड का दायरा सिमट रहा है। उसके अपार शक्तियों की सीमा समाप्त हो रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल क्या पेश हुआ? कट्टर बोर्ड में ऐतिहासिक बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बोर्ड में छिपी खामियों को गिनाया गया। उसमें संशोधन के बाद की एक तस्वीर साफ की गई और बताया गया ये कानून उनके हित में लिया गया। 3 तलाक के बाद सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक समस्या ये थी कि वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा था, कुप्रबंधन और स्वामित्व का विवाद चल रहा था, संपत्ति पंजीकरण और सर्वे में देरी हो रही थी और बड़े पैमाने पर मुकदमे और शिकायतें दर्ज हो रहे थे। लेकिन इस बिल के खिलाफ शहर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने तीखी और तल्ख टिप्पणी की। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। देखिए, संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। यानी वक्फ बिल पर नंबर गेम की बाजी सरकार करीब करीब जीत चुकी है। अब मजहबी बोर्ड में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है, जिसका शोर अभी थमने वाला नहीं है। वक्फ की पूरी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मिडनाइट वक्फ बिल पर हुई फाइट से माहौल बेहद, ये कहिए कि वहां पर बिगड़ चुका था। देश की सियासत में ऐसा पहला मौका रहा होगा जब किसी बिल को पास करवाने के लिए रात भर दंगल चला हो। एनडीए के सहयोगी दल वक्फ के पक्ष में थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम गुट वक्फ बिल के खिलाफ थे और इसी वजह से लोकसभा में मतदान हुआ और इस नंबर गेम में आखिरकार सरकार को कामयाबी मिल ही गई। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है: पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। रात 1:56 पर जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ संशोधन विधेयक पास होने का ऐलान किया, विपक्ष की नींद उड़ गई। 12 घंटे की जोरदार डिबेट, तीखी तकरीर और नंबर गेम में मिली हार से विरोधियों की बौखलाहट भी दिखी। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े, लेकिन लोकसभा में मिली इस हार को विपक्ष कबूल नहीं कर सका और इसे इतिहास का काला दिन बता दिया। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया है। आधी रात को पास हुआ वक्फ संशोधन बिल उस वर्ग के उस ढांचे को बुलडोज करने जैसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वक्फ की मनमानी चल रही थी। गरीब और पिछड़े मुसलमानों की अनदेखी हो रही थी, लेकिन मजहबी बोर्ड में ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका है। आधी रात को ही सही, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। वक्फ की मनमानी मिटाने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कुछ सियासतदान इस बिल के विरोध में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इस कानून के समर्थन में सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिल को असंवैधानिक कह रहे हैं, तो कुछ मौलाना इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। कांग्रेस नेता ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ करार दिया है, तो वहीं इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष इसे गरीब मुसलमानों के हक में बता रहे हैं। समर्थन और विरोध में हैरानी तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता ने
वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। सदन में तीखी तकरीर देने वाले असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के पन्ने फाड़ रहे थे, वक्फ के समर्थन में शेखी बघार रहे थे, लेकिन उनकी एक ना चली। अब जब वक्फ बिल पास हो चुका है तो ओवैसी इसे मंदिर मस्जिद से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा करने की दलील दे रहे हैं। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, भड़काऊ वाले चैप्टर में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। अब्बू आजमी ने तो सरकार को धमकी दे दी, मुस्लिमों को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के शांतिप्रिय मुसलमान इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश में कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। और देश के तमाम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को वो वारवादी पेश करते हैं कि जिन माफियाओं ने वक्फ के ऊपर कब्जे कर रखे थे, अब उनसे वक्फ संपत्तियां छुड़ाई जाएंगी और गरीब मुसलमानों को उसका हक मिलेगा। दावा है कि कुछ राज्यों में वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जमीन हथियाने की कोशिश की। भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है, लेकिन अब इस नए कानून से वक्फ की मनमानी शक्तियों पर कंट्रोल होगा, जो ओवैसी जैसे नेताओं को कबूल नहीं। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन कुछ लोग इस पर भ्रम फैला रहे हैं। जी मीडिया वक्फ बिल को लेकर जब लोगों के बीच पहुंचा तो ऐसे लोग मिले जो बिल पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कागज को न मानकर काजी की मान रहे हैं। आलम यह है कि भोपाल के मुसलमान और मौलाना सच्चाई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। वक्फ संशोधन बिल के कागज जब जी मीडिया संवाददाता ने मौलाना को दिखाए और इसे पढ़ने के लिए कहा तो मौलाना भड़क गए और बिल को भी फाड़ दिया। पढ़ेगा इसको, इस कागज को पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए, हमने पढ़ा हुआ है, हमें बिल मत बताइए, पहले ये बताइए कि राज्य सरकारों ने जो कब्जे किए हैं, बिल हम अलग कर देंगे, हमें बिल अलग कर देंगे। देखिए बात सुनिए, राज्य सरकारों ने कागज क्यों फाड़ा? वक्फ बिल पर मौलाना लोगों को गुमराह कर रहे हैं और संसद से पास कानून के पेपर भी फाड़ दिए, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार ने दो टूक कहा है कि मुसलमानों का हक नहीं छिनेगा, मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को ऐसे गुमराह किया जा रहा है कि वो सच्चाई जानने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है पूरा, क्या पढ़ेगा जमीनों में जो कब्जे किए हैं, क्या कर दोगे? फाड़ के फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फाड़ के फेंक देंगे? भाई जब हमारी दान दी हुई चीज है उसके लिए आप क्यों? अरे मस्जिद तो छीन नहीं, अरे छीने वो चीज हमारी काहे छीनेगी वो? सच्चाई सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और भोपाल के मुसलमान बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आंदोलन तो होगा, आप इस बात को समझ लीजिए, बिना आंदोलन के हम लोग रहने वाले नहीं है। आंदोलन सरकार ने अगर काम नहीं किया तो आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा। मौलाना सरेआम संसद से पास हुए कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं और मुस्लिमों में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मौलाना या काजी देश की संसद और कानून से बड़े हैं, यानी न कागज न बही, जो काजी कहे वो सही। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम तबका क्या सोचता है और उनकी राय क्या है, ये आपको हमारी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पटना में मुस्लिम तबके से जुड़े लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध किया और इसे गलत ठहराया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार का ये बिल सही नहीं है। उससे क्या कमी था? जो पहले वक्फ बोर्ड बना हुआ था उससे क्या तकलीफ था सरकार को? चीजें इसमें तो कहीं नजर नहीं आता है। ठीक है, दांत जो है ना वो दिखाने का होता है अलग और खाने का होता है अलग, ठीक है ना। यूपी के संभल की बात करें तो यहाँ कुछ भाईजान ने मोदी सरकार के नए वक्फ बिल को बिल्कुल सही बताया, तो वहीं कुछ ऐसे भी दिखे जो इसका खुलकर विरोध करते दिखे। हम इनका समर्थन है, बाकी सबकी राय में ये है कि हाँ अगर है ऐसा जैसे कि आपने अभी बताया कि सबके लिए इसमें जैसे झगड़े झोंपड़े ये वो सारे ही खत्म हो जाएं तो बहुत ही बेहतर है। ऐसा है कि ऐसा हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा इसी में है कि ये सही हो जाए मामला। नहीं, वो बिल पास ही नहीं, बिल ही गलत है, वो बिल पास नहीं होना चाहिए। वहाँ से अगर पास हो जाएगा फिर वो जो वायदा कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं चलेगा। वो तो देखिए जिसकी भी जो शक्ति है, जिसकी जो पावर है, उसके बल पर काम हो रहा है। हो जाए होगा तो जैसा होगा सबको भुगतना होगा।
वक्फ संशोधन बिल का देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने एक सुर में इसका विरोध किया, तो वहीं अमरोहा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर भाईजानों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस बिल का कतई तौर पे विरोध करता हूँ। विरोध तो हम कर रहे हैं इसमें, मगर एक लिस्ट ऐसी बना दी जाए हमारे लिए कि भाई तुम्हारा ये चीज हमें तुम्हारी चाहिए और ये चीज हमारी से ले लो और हमें शांति से जीने दो और खुद भी जियो। रामनवमी पर्व और वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का मैसेज भी साफ है कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई तो कार्रवाई होगी, शांति व्यवस्था बनी रहे, और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। तस्वीरें संभल की हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चौक चौराहे पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। आने जाने वालों पर बारीकी से नजर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ पीएसी और आरएफ के जवान तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा सके। महाराजगंज जिले में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। चूंकि जिले की सीमा नेपाल बॉर्डर से सटी है, इसीलिए एसएसबी के जवान भी एक्टिव हैं। चौक चौराहों और मंदिरों के साथ साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पर बाहरी दुकानदारों का सत्यापन किया जा रहा है। नेपाल से आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। माहौल को देखते हुए हरदोई पुलिस भी अलर्ट हो गई है। संडीला कस्बे में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च किया। ड्रोन कैमरा से संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि अफवाह फैलाना और माहौल बिगाड़ने की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। तो उससे निपटने के लिए ये जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसी भी एरिया को या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी जगह को शाहीन बाग, दिल्ली की तर्ज पर शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में एक सवाल काफी चर्चा में है कि आखिर 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल को समाजवादी पार्टी ने जन्म दिया है। तो अखिलेश यादव ने लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह से प्रश्न भी पूछ लिया। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान और सियासी भविष्य की पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की। वो भी रिपीट होने वाले। अखिलेश यादव को अमित शाह का ये सिर्फ जवाब भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य का रोड मैप भी है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया, यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। इसमें किसी को किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो भी रिपीट होने वाले। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ अभी से 27 की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसे अमित शाह के बयान से और बल मिल चुका है। ऐसे में अब अखिलेश यादव के लिए यूपी विधानसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 2027 में सीएम फेस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यूपी में अब बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और लोकसभा चुनाव की गलती सुधारने का मौका भी है। ये वो पहलू हैं जो यूपी में योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को और मजबूती देने के लिए काफी है, क्योंकि अभी संघ की तरफ से मुख्यमंत्री योगी को 27 में जीत का मंत्र मिल चुका है। तो अब अमित शाह का बयान विपक्ष की गलतफहमियों को दूर करने के लिए नेहले पर दहला। मिशन 2027 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है। तभी तो निषाद समाज को साधने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पहुंच गए और निषाद राज पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई सौगातें भी। श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। सीएम ने निषाद राज और भगवान राम के मिलन की पावन धरती को भी प्रणाम किया। इसके बाद सीएम योगी ने निषाद राज गुहा की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान एक सन्यासी बच्चे से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए। तो सुनाओ जल्दी से। वो बेटा जी जल्दी सुनाओ दे, सुना दो, सुनाओ।
इसके बाद सीएम योगी ने जनता जनार्दन को भी संबोधित किया और प्रभु श्री राम और निषाद राज की दोस्ती की याद दिलाई। इतिहास से दोहरा रहा है जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए जितना अहम निषाद राज पार्टी है, उतना ही अहम निषाद राज पार्टी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन भी है। फिर इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को योगी मोदी ने गले लगाया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज के 14 साल पहले 14 वर्ष जिस तरीके से भगवान राम ने वापस लाया, 14 साल के अथक प्रयास से फिर हमने इस जंगल को मंगल किया, काटा पूरे परिवार के सहित। दरअसल 2027 में यूपी में चुनाव है और निषाद राज पार्टी का कई सीटों पर प्रभाव है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। निषाद पार्टी ने राज्य में 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और कुल 11 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें से निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर 6 और बीजेपी के सिंबल पर 5 सीटें जीती थीं। उत्तर प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की है। इस हिसाब से बीजेपी के मिशन 2027 के लिए निषाद राज पार्टी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जाहिर की है और आज राज्यसभा में खड़गे ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दें। श्री ठाकुर cannot prove his allegation. He has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों पर कहा कि उनके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अनुराग ठाकुर को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप के इस टैरिफ को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने लगभग 100 देशों की सूची जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने भारत पर 27% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है और इस फैसले से ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी ऐलान के साथ ही टैरिफ वाला वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया है। चीन, कनाडा समेत तमाम देशों ने इसका विरोध किया है। He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not be treating us right. They charge us. टैरिफ की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन इससे दुनिया में ट्रेड वॉर के गहराने की आशंका है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ऑटो आयात पर अमेरिकी टैरिफ की निंदा की। चीन ने इसे संरक्षणवाद और धमकाने वाला बताया, तो वहीं भारत में भी इसे लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का। ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का कहना है कि अमेरिका भारत को उम्मीदों की नजर से देखता है। जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, उससे साफ दिखाई देता है कि वो भारत को बड़ी संभावनाओं का देश मान रहे हैं। भारत के साथ वो व्यापारिक संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। टैरिफ का सबसे पहला असर विदेशी उत्पादों पर पड़ता है, जिससे भारतीय सामान अमेरिका में अब पहले के मुकाबले ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री घट सकती है। हालांकि भारत सरकार ऐसा करने के बजाय अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने पर जोर दे रही है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं।
और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। और बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देश के पहले हिंदू ग्राम का भूमि पूजन किया गया। बागेश्वर धाम में बनने वाला ये हिंदू ग्राम अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा, जिसमें करीब 1000 हिंदू परिवार रहेंगे। लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। देश के पहले हिंदू ग्राम में रहने के लिए बागेश्वर धाम के सेवादारों और सनातन प्रेमियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें मकान आवंटित किए जाएंगे। हिंदू ग्राम की आधारशिला रखने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराई। भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखना होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू ग्राम की ये पहल कितनी कामयाब होगी और क्या उनका हिंदू ग्राम का ये मॉडल दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है और यहां साजिशन मंदिर के अंदर मूर्तियों को खंडित किया गया और इसके खिलाफ शिव भक्त बेहद नाराज नजर आए। ये फतेहपुर का प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर है। इस मंदिर में हर दिन पूजा होती है, लेकिन जब शिव भक्त सुबह मंदिर पहुंचे तो अंदर का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। मूर्तियों को खंडित किया गया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। बताया गया कि आदित साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग उग्र हो चुके हैं। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और नफरती पत्थर चलाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे और बोलबम के नारे भी लगाए। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर बड़ी सीलिंग की कार्रवाई होने जा रही है और इसकी जद में करीब 4000 मकान आएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अब इसकी तैयारी पूरी कर ली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसके लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी कराया। दरअसल इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से DLF फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण वाले मकानों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है, जिसका विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपना घर टूटने का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि अब इन मकानों पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई भी 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। विभाग की तरफ से इन मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले, उनके खिलाफ रिस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए गए। 5 फेज में होने वाले इस कार्रवाई के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से करीब 350 महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बरामद की हैं। जिसके बाद संभल पुलिस को शक है ये गैंग पोर्न वेबसाइट के धंधे में भी शामिल हो सकता है। दरअसल संभल पुलिस ने राजपाल नाम के शख्स की शिकायत पर तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इसके 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। संभल पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान इनके मोबाइल खंगाले तो पुलिस को 350 से ज्यादा महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। गिरफ्तार आरोपियों के पास से सांप, कछुए, उल्लू के पंजे और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये गैंग तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश कराने का दावा कर लोगों से ठगी करता था और ब्लैकमेलिंग के लिए कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने सभी 14 आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है और अब उनके पोर्नोग्राफी से जुड़े काले धंधे की जांच कर इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में प्रशासन ने रात भर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सबसे पहले आप राजस्थान के धौलपुर में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखिए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धौलपुर प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बनी इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया।
जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर इस अवैध इमारत पर चला, ये भरभरा कर जमींदोज होती हुई दिखाई दी और चारों तरफ इमारत का मलबा फैल गया। जिस अवैध 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वो स्थानीय बीजेपी नेता की बताई जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने हालात संभाल लिए। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की दूसरी तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बादलपुर थाना इलाके के अच्छेजा गांव में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम कई बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध प्रोजेक्ट को जमींदोज कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। दुर्ग और रायगढ़ में प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दुर्ग और रायगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। दुर्ग में भिलाई नगर निगम ने नेशनल हाईवे के पास बनी 6 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां दुकानों पर नालियों पर कब्जा कर कार वॉशिंग सेंटर खोल लिए थे और नगर निगम की पाइपलाइन में छेद कर अवैध रूप से पानी का कनेक्शन भी ले रखा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जा की गई नालियों को बुलडोजर से तोड़ दिया और पानी के कनेक्शन को भी काट दिया। वहीं रायगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। किरोड़ीमल नगर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे कई मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बताया गया है कि यहां भूमाफियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध मकान बनाने शुरू कर दिए थे और प्रशासन की तरफ से कब्जाधारियों को कई बार नोटिस भी भेजा गया था, जिस पर अमल न होने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और वहां अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हरियाणा के कारोबारी की मर्डर मिस्ट्री 3 राज्यों में उलझ चुकी है। दरअसल कारोबारी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था और उनकी लाश उत्तर प्रदेश के शामली से बरामद हुई थी। गुस्साए परिजनों ने आज हंगामा किया और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। अगर ये पुलिस वाले हमारी पहले सुन लेते तो आज मेरा भाई की जान नहीं जाती। आज मेरा भाई है ना, इन लोगों की वजह से दुनिया में नहीं है। दिल्ली पुलिस पर ये आरोप उस भाई के हैं जिसके छोटे भाई की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई। पोस्टर और बैनर लेकर वो रिश्तेदार और स्थानीय लोगों के साथ सड़कों पर उतरा, जिस पर वी वांट जस्टिस और हमें न्याय दो जैसे स्लोगन लिखे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्टर में उसके भाई की तस्वीर भी लगी है, जो हरियाणा का रहने वाला था। पहले दिल्ली में वो किसी के साथ पार्टनरशिप में होटल चलाता था, लेकिन कुछ साल पहले उसने किराए पर होटल लेकर अलग कारोबार शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसे लेकर उसे धमकियां भी मिल रही थीं। 26 मार्च को कारोबारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने तिलक नगर थाने में इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। दावा किया जा रहा है कि 30 मार्च को पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। कारोबारी की हत्या किसने की, ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उसके भाई का आरोप है कि अगर पहले ही इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज उनका भाई जिंदा होता। हमने तिलक नगर थाने में कंप्लेन की, हमारी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 30 तारीख को इन्होंने कंप्लेन करी है। सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब उसके नाम पर लोग नशे का धंधा भी करने लगे हैं और हैरान कर देने वाला ये मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है। जहां मनगवा थाना क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर यह कारोबार एक महिला अपनी बहनों के साथ मिलकर कर रही थी, जिसका नशीला सिरप बेचने का वीडियो भी सामने आया। ये पूरा धंधा वो मोनालिसा के नाम पर चलाती थी। मोबाइल पर फोन करके नशीला सिरप बेचती थी। आरोपी महिला सुनसान जगह पर पहुंची है, जहां ग्राहक पहले से ही मौजूद है। वो उसे 100 रुपए का नोट थमाता है, जिसके बदले वो महिला उसे प्रतिबंधित सिरप देती है। लेकिन जब पुलिस को इस धंधे की जानकारी मिली तो उससे रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला है जो मोनालिसा के नाम से अपने आप को बताती थी और उसके वीडियो भी कई वायरल हुए हैं। वो अपना नंबर दे करके और कोरेक्स जो नशीली दवा है उसको बेचा करती थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिलाओं ने अनोखा तरीका निकाला था। कस्टमर बकायदा उसे फोन कॉल करते थे, जिसके बाद वो खुद नशीले कफ सिरप की डिलीवरी करने जाती थी। इतना ही नहीं, मोनालिसा ने अपनी 2 नाबालिग बहनों को भी इस गोरख धंधे में शामिल किया था।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और जीजा गजनवी ने तो खेला कर दिया। दोनों ने ऐसी सेटिंग की कि बिना काम किए ही मनरेगा की मजदूरी मिल रही थी, लेकिन जब इन दोनों पर आरोप लगा तो जांच हुई और उसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और जीजा पर आरोप लगा था कि मनरेगा में मजदूरी का काम नहीं करने पर भी उन्हें मजदूरी मिल रही है। जैसे ही ये मामला सामने आया, अमरोहा जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। उनके खातों में 2021 से लगातार 23 जुलाई 2024 तक बिना काम किए पैसा गया है। अब इस मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इसी के साथ मोहम्मद शमी की बहन की सास फंस गई है। शमी की बहन की सास गुले आयशा ग्राम प्रधान है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गुले आयशा के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और 8,68,444 रुपए की रिकवरी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी थे, उनको निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र दिया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। डीएम ने तत्कालीन 3 पंचायत सचिव समेत 8 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। तत्कालीन बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। डीएम ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। बिहार के भागलपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई और इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए। और दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते दिखाई दिए। घटना भागलपुर के नवगछिया इलाके में हुई, जहां बच्चों के बीच दुर्गा मंदिर के सामने लगे ठेले से सब्जी खरीदने के दौरान झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से कई लड़के भी लड़ाई में कूद पड़े। 2 पक्षों के बीच खूब कहासुनी हुई और फिर मारपीट और पथराव होने लगा। बीच सड़क पर काफी देर तक चली इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। घायल पक्ष की ओर से 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 तो आपको जरूर याद होगी, जिसमें फर्जी सीबीआई ऑफिसर रेड मारकर लूट करते थे। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी हुआ है, जहां फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस की कस्टडी में नजर आ रहे ये 3 शख्स वही फर्जी जीएसटी अधिकारी हैं जो अवैध वसूली का धंधा चला रहे थे। ये तीनों आरोपी फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर कारोबारियों से अवैध वसूली करते थे। इन शातिर ठगों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर स्क्रैप कारोबारी के यहाँ उगाही कर रहे थे। ये ठग इतने शातिर थे कि विभाग का रौब दिखाकर किसी से 2000 तो किसी से 1000 की उगाही करते थे। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों के फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब 2 अप्रैल को ये तीनों कार में सवार होकर कारोबारी इब्राहिम के पास पहुंचे। इन्होंने खुद को जीएसटी अधिकारी बताते हुए इब्राहिम के बिलों को फर्जी करार दिया और जुर्माने की धमकी देने लगे। इब्राहिम को शक हुआ तो उसने कटघर थाने में शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन गाड़ी नंबर की जाँच की और सारा पोल खुल गया। फिलहाल तीनों शातिर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सिस्टम से परेशान होकर एक व्यापारी अपनी किडनी बेच रहा है और इसके लिए बाकायदा उसने बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर छपवाए हैं। ये कानपुर देहात के उद्यमी छेदीलाल हैं, जो पोस्टर लगाकर अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। इनका आरोप है कि फैक्ट्री लगाने पर उन्हें बिजली विभाग, फूड सेफ्टी विभाग और बैंक की तरफ से परेशान किया जा रहा है। बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। फूड्स कंपनी के मालिक छेदीलाल का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें परेशान कर रखा है, बार बार उनसे दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उद्यमी से ब्लैकमेल किया जाने लगा, जिससे परेशान होकर वो मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। छेदीलाल ने अपनी कंपनी के पास एक पेड़ के नीचे कई बैनर लगाए हैं। एक बैनर पर गुर्दा बिक्री का विज्ञापन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एमएसएमई मंत्री का नाम लिखा है। अब इस विरोध प्रदर्शन के तरीके की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। फिलहाल उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़ा फैक्ट्री के मजदूरों ने बोनस की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की और मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मजदूर और ज्यादा भड़क गए और पुलिस की गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारा। मजदूरों ने पुलिस वाहन 112 पर पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। पूरा मामला भीलवाड़ा के हमीरगढ़ के चित्तौड़ रोड स्थित संगम इंडिया लिमिटेड का है।
मजदूरों का फैक्ट्री मालिक पर अनदेखी का आरोप है। संगम इंडिया लिमिटेड में कपड़ा बनता है। यहाँ 150 से 200 मजदूर काम करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी दीपावली से बोनस की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इनकी मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बाद यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और जब सब्र का बांध टूट गया तो ये गुस्सा तोड़फोड़ में बदल गया। पहले कर्मचारी धरने पर बैठे, जिसके बाद प्रबंधन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया और जब सहमति नहीं बनी तो उग्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची, जिसे देख भीड़ और उग्र हो गई और पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्टील प्लांट में हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर कदर काटा। एक मजदूर की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्थायी मचान को उखाड़कर फेंक दिया और फिर जमकर बवाल किया। महिलाओं और पुरुषों की बेकाबू भीड़, तोड़फोड़ और हल्ला बोल प्रदर्शन। तस्वीरें बालोद के दल्ली राजहरा के जगन्नाथ स्टील प्लांट की हैं, जहां नवनिर्मित पैलेट प्लांट में हादसे के बाद मजदूर की मौत से उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया। काम से निकाले गए और आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट होने लगी, जिसके बाद जमकर हो हल्ला हुआ। ग्रामीणों ने आंदोलन पर बैठे मजदूरों द्वारा बनाए गए अस्थायी मचान को उखाड़ दिया। लोगों का गुस्सा इस कदर हावी था कि लाठी डंडा लेकर मारपीट करने लगे। सूत्रों के मुताबिक प्लांट में काम कर रहे कई स्थानीय मजदूरों को निकालने और दूसरे राज्यों के मजदूरों को रखने को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलन चल रहा है। बुधवार को प्लांट में मजदूर की मौत के बाद धरने पर बैठे मजदूरों ने हंगामा कर दिया और अस्पताल से निकलने के बाद प्लांट पर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, दूसरे राज्यों के मजदूर जो प्लांट में थे उनके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। देवभूमि उत्तराखंड में नाम बदलने के बाद अब साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर उन इलाकों के पुराने बोर्ड हटाकर अब नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो कभी मुस्लिम नाम से जाने जाते थे। वो कभी नवाबी रोड हुआ करता था, अब अटल मार्ग कर दिया गया है। इस साइन बोर्ड को लगाने के लिए पूरे विधान से पूजा की गई, नए नाम की नींव रखी गई है और उस पर सुनहरे अक्षरों में अटल मार्ग लिख दिया गया। हल्द्वानी से कुछ दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। पंचक्की आरटीआई मार्ग को अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। हल्द्वानी के मेयर ने आज इसकी भी नींव रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में के निर्देशन में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मार्ग रखा गया है। मैं समझता हूं कि अटल जी का नाम रखने का अर्थ है कि उन्होंने इस प्रदेश को बनाया और छोटी सी एक पुष्पांजलि हमने उनके चरणों में समर्पित की है। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक साथ 15 जगहों के नाम बदल दिए, जिसमें औरंगजेब, अकबर, मियांवाला जैसे नाम शामिल थे। अब उन तमाम बदले हुए नाम के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर हल्द्वानी से आई है। चारधाम यात्रा पर नए वायरस का खतरा मंडरा रहा है और इसके बाद धामी सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। एहतियातन रुद्रप्रयाग में 2 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर केदारनाथ धाम जाने वाले घोड़े खच्चरों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। यहाँ 12 घोड़े और खच्चरों में खतरनाक इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में ज्यादातर श्रद्धालु घोड़े और खच्चरों से जाते हैं, जिससे उन्हें पालने वालों की खूब आमदनी होती है। चारधाम यात्रा के दौरान राज्य के बाहर से भी घोड़े और खच्चर आते हैं। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। चारधाम में खच्चर वायरस से बचकर खच्चर और घोड़े का मेडिकल होगा। 5 जिलों में सीरोलॉजिकल सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की जांच इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराई जाएगी। जो खच्चर या घोड़ा पॉजिटिव मिला उसे क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के 12 दिनों के बाद फिर से सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही चारधाम यात्रा में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित जानवर इंसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन संक्रमित खच्चर या घोड़ों के संपर्क में आने वाले कुछ लोगों में इस वायरस से एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। मध्य प्रदेश के सीहोर में जल संकट ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें उसी अनोखे प्रदर्शन की है, जब पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा ग्रामीण अपनी कंप्लेन या कहें आवेदनों की लंबी पूंछ बनाकर अजगर की तरह जमीन पर रेंगते हुए भोपाल में कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचा। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के हाथ में पोस्टर भी था, जिससे उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई और पानी की समस्या से जल्द निजात दिलाने की अपील की। इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि सीहोर के बिशनखेड़ी इलाके में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस परेशानी से तंग आकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध करने का फैसला किया।
प्रदर्शन के बाद कमिश्नर ऑफिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनी और जल्द ही इस समस्या को हल करने का आश्वासन। लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहरों की सोसाइटी जहां ज्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां भी लड़ाई झगड़े के मामले खूब बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नोएडा के सेक्टर 82 में सामने आया, जहां मामूली विवाद में सेक्टर वासी आपस में भिड़ गए। ऐसा बताया जा रहा है कि सेक्टर में गार्ड को हटाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सेक्टर के अध्यक्ष समेत तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन देखते ही देखते मामला गर्मा गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। जैसे ही सेक्टर अध्यक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। लोग उसे पकड़कर लात घूंसे से पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। काफी देर तक मारपीट का ये खेल चलता है और सेक्टर अध्यक्ष किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस के हाथों खजाना लग गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 3 करोड़ के जेवरात मिले और 7 लाखों का कैश भी बरामद हुआ। टेबल पर रखे कैश के बंडल और डब्बे में बंद सोने के जेवरात की कीमत करीब 3 करोड़ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे एक कार से बरामद किया है। कवर्धा में पुलिस नाकाबंदी कर जांच कर रही थी, तभी एक कार पर शक होने के बाद उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान 4 किलो सोना बरामद किया गया। वहीं तस्कर के पास से कैश भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए सामानों में सोने के नेकलेस, अंगूठी, चूड़ी, एयर रिंग्स जैसे आभूषण शामिल हैं। इसके साथ ही लाखों रुपये कैश और कार जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने का वजन करीब 4 किलो है, जिसकी कार से तस्करी की जा रही थी। गोल्ड की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इतना सारा पैसा और करोड़ों की ज्वेलरी किसकी है, अब उस धन्ना सेठ के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। मामूली सी कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये देखिए, बीच सड़क पर कई लोग आपस में भिड़े हैं। किसी ने बेल्ट को हथियार बना रखा है तो कोई लाठी डंडे लेकर डटा है। एक दूसरे को पीटने की होड़ मची है। दर्जनों लोग हाईवे पर लड़ते नजर आ रहे हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर थप्पड़ और घूंसे बरसा रहा है। आलम यह है कि लोगों के कपड़े तक फट चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मामला थाना छपार के एनआई 58 का है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और थप्पड़ बरसाए। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक भीषण हादसा हो गया है, जब पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी में यहां आग लग गई। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपको भी कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर होगी कि बर्फीले इलाके में भी ऐसे गाड़ियों में आग लग सकती है। ये देखिए, आग की लपटों में घिरी ये गाड़ी टूरिस्टों की है। पंजाब नंबर की इस गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसा तंगमर्ग पेट्रोल पंप के पास शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि पर्यटकों की जान बच गई। स्थानीय पुलिस और जेकेएफएस के जवानों की मदद से सभी पर्यटकों और ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर पर्यटक को लेकर गुलमर्ग जा रहा था, लेकिन तंगमर्ग के पास पेट्रोल पंप के पास अचानक इसमें आग लग गई। महज 10 मिनट में ये गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी में आज भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ एक प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। और प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद एक कबाड़ गोदाम धू धू कर जलता हुई दिखाई दिया। ये भीषण आग हादसा रेवाड़ी के अकेड़ा गांव में हुआ। बताया गया कि कबाड़ का ये गोदाम गांव के आबादी वाले इलाके में बना था, जिसमें प्लास्टिक की चीजें रखी थीं, जिसकी वजह से आग ने और भयानक रूप ले लिया। कबाड़ गोदाम में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी और आग को बुझाने के लिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ गोदाम में ये आग कैसे लगी, इसकी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भीषण आग के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बदलेगी। नमस्कार।